नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर साइंस को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए हम साइंस को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो आपका यहाँ पर है सेट एक आपका ये है और ये साइंस का सेट एक है। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक, रसायन और क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, यानी तीनों का इसमें प्रश्न रहेगा। और यह जो प्रश्न है यह क्वेश्चन बैंक का इसमें क्या रहेगा, तो प्रश्न रहेगा। और आपका जो इसमें प्रश्न रहेगा सब प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा। और टोटल प्रश्न क्या है इसमें, तो पूछा हुआ है। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका भौतिकी का। आपका जो 5 प्रश्न मिलेगा शुरुआत का, 5 प्रश्न मिलेगा आपका भौतिकी का यानी फिजिक्स का। और उसके बाद आपका 5 प्रश्न मिलेगा केमिस्ट्री का और 5 मिलेगा आपका बायोलॉजी का। तो चलिए हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर है भौतिकी में आपका कि तारे और ग्रह में क्या लिखे, अंतर लिखे। यानी तारा और ग्रह में कहता है अंतर स्पष्ट करने के लिए। देखिए देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर है तारा और ग्रह। देखिए तारा क्या करता है, तारा मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। यानी तारा किस चीज का बना होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। अब गैस किस चीज का बना, ग्रह किस चीज का बना होता है, यह धूल कण और चट्टान से बना होता है। किससे बना होता है, तो धूल कण और यहाँ से चट्टान से बना होता है आपका ग्रह। फिर आगे है आपका ये 2 नंबर तारे का कि यह आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। तारा जो है आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और ग्रह किसकी परिक्रमा करेगा, तो ग्रह परिक्रमा किसी तारा की परिक्रमा करता है। जैसे कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सब क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सूर्य एक तारा है और ये सब ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाता है। जैसे पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार जो तारा है वह तारा लगाता है आकाश गंगा का परिक्रमा। समझे। चलिए फिर आगे है आपका तारा। यहाँ पर तारा में रोमन 3 कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। यानी जो तारा है उसके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, यानी खुद का प्रकाश होता है। लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह किसी तारा के प्रकाश से ही क्या होता है, तो चमकता है। फिर है आपका यहाँ से तारा का उदाहरण सूर्य आदि, यानी सूर्य हो गया आपका और जितना तारा है ये सब क्या हो गया, तो आपका ग्रह का तारा का उदाहरण हो गया। ग्रह में क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी, मंगल, शनि, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो ग्रह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका फिजिक्स का ही। दूसरा प्रश्न भी आपका फिजिक्स का ही है। देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो जब यहाँ पर है कि प्रकाश के कहता है परावर्तन के नियम को लिखने के लिए, तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। देखिएगा कौन कौन नियम होता है, इसके बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर नियम दिया गया है। यहाँ पर है कि पहले नियम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। चलिए इसको समझते हैं कैसे कितना 2 नियम होता है। देखिए जैसे आपका प्रकाश का परावर्तन है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो यहाँ से प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये जो किरण है, ये किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है, तो सतह है। ये मान लीजिए आपका क्या है, सतह है। इसको देखते हैं। ये जो है मान लीजिए ये आपका क्या है, सतह है। ये जो है प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये परावर्तक सतह है और इधर से क्या होता है कि एक साइड से ये रंगा हुआ है। तो एक साइड से ये जो रंगा हुआ है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है और फिर यह प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर ये वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए इधर से ये जो किरण है, इसी को कहते हैं हम आपतित किरण। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण यानी जब प्रकाश की किरण आई और किसी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद जब वापस जाएगी, तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब, लंब या अभिलंब। अब देखिए यहां से क्या होता है कि जहां ये तीनों मिलता है,
आप आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए यहां से क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब जो है इसके बीच एक कोण बनता है। इसके बीच क्या बनता है? देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है इसके बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? तो बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। अब आप लोग बताइए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम क्या कहते हैं? इस कोण को, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए यही में आपका जो यहाँ पर है नियम आएगा, पीछे आइएगा, वही कहता है जो आपको यहाँ पर बताए कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराएगी, तो ये क्या है? ये आपका परावर्तक सतह है। ये क्या है आपका? तो ये कोई परावर्तक सतह है। तो प्रकाश की किरण आई और इस सतह से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही बात यहाँ पर आपको लिखा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। देखिए एक है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब, तीनों एक तल में स्थित है कि नहीं? तो इसी कारण का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और आपतन कोण को हम सूचित करते हैं कोण आई से और इसको सूचित करते हैं कोण आर से। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह 2 नियम आपका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, जो नियम आपके सामने लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ से प्रश्न, चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये भी आपका क्या है? तो फिजिक्स का सवाल है। यहाँ पर है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखे या दक्षिण हस्त के नियम को लिखे। यहाँ पर है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, देखिए ये आपका है दाएं हाथ का नियम। हम इस टाइप से अगर दाएं हाथ का नियम करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा ये दायां हाथ है, तो हम इस टाइप से दाएं हाथ को अपने फैलाएंगे। ये आपका अंगूठा हो गया, इसको हम कहते हैं तर्जनी और इसको कहते हैं मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। तो वही हम यहाँ पर करेंगे कि हम अपने दाएं हाथ की या फ्लेमिंग का जो नियम है, इनके अनुसार हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि यहाँ पर देखिए क्या है, वही बात लिखे है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को, मध्यमा आपका ये हो गया, तर्जनी आपका ये हो गया और अंगूठा आपका ये हो गया, तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी यह जो अंगूठा है यह गति की दिशा को सूचित करेगा और तर्जनी जो है, तर्जनी यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर सूचित करेगा। और आपका जो यहाँ पर क्या है? आपका मध्यमा, तो मध्यमा जो है ये बीच वाला मध्यमा, ये धारा की दिशा को सूचित करेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर चित्र के साथ समझाया गया है। जैसे जो ये आपका अंगूठा है, ये गति की दिशा को सूचित करा रहा है। ये जो आपका तर्जनी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करवा रहा है और ये जो आपका मध्यमा है, ये धारा को सूचित करवा रहा है यहाँ पर। तो वही फ्लेमिंग के अगर दक्षिण हस्त नियम फिर से हम बोले आपको, यहाँ पर लिखिएगा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि आपका जो यहाँ पर अंगूठा है यह किसकी दिशा की ओर प्रदर्शित करेगा? तो गति की दिशा। आपका जो यहाँ पर तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो मध्यमा है यह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दृष्टि निर्बद्ध। दृष्टि निर्बद्ध, देखिए आपका जितना भी प्रश्न है इसमें टोटल प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं है, सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से और पूछा गया सवाल है। कोई 2022 में पूछा है, कोनो प्रश्न 2023 में, कोनो प्रश्न 2020 में। टोटल प्रश्न में जितना 15 प्रश्न है सब पूछा गया प्रश्न है इसमें। तो यह दृष्टि निर्बंध यानी आपका जो है क्या है, प्रेस्टिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? देखिए
यहाँ से जो आपका है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? आपका आंख का जो भाग होता है जहां पर हम किसी चीज को देख पाते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम कहते हैं रेटिना। तो प्रतिबिंब जो बनता है किसी वस्तु का रेटिना पर बनेगा। तो क्या होता है यहाँ पर कि वस्तु को यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं और उस वस्तु को हम मान लीजिए कि देखना छोड़ दिए, उसको आंख के सामने से हटा दिया जाए, फिर भी उसका जो प्रतिबिंब है यानी उसका जो चित्र है वो 1/10 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक? तो 1/10 सेकेंड तक आंखों पर बना रहता है, रेटिना पर बना रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि निर्वध कहते हैं। जैसे आपको बताया कि 1/10 है, इसको हम कहीं अगर आपको 0.1 सेकेंड भी लिखा रहेगा तो बात क्या है? बराबर होगा। 0.1 या 1/10 दोनों बराबर है, आप भाग दीजिएगा 0.1 आएगा। तो यही है आपका कि 1/10 सेकेंड तक हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, अगर उसको हटा भी दिया जाएगा फिर भी उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। चलिए आगे है आपका 5 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये भी प्रश्न। यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन के तार की एक पतली ऐठी हुई कुंडली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जैसे आप बल्ब देखे होंगे, जो बल्ब 100 वाट का जो बल्ब होता है रेड कलर का, उसमें देखिएगा कि ऐसे ऐठी हुई एक रहता है, इस टाइप से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ से है तो इससे ऐठी हुई रहेगा, इस टाइप से रहेगा, ऐसे ऐठा हुआ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर है इस टाइप से, तो ऐसे ऐठा हुआ इस टाइप से रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। और जो फिलामेंट है इसको अगर हम ऐसे चित्र के साथ माध्यम से बनाए तो इस टाइप से ऐठा हुआ रहता है और ऐसे जुड़ा हुआ रहता है बल्ब में, समझे? तो जो बल्ब के अंदर जो निष्क्रिय गैस भरी होती है इस टाइप से, इसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और यह जो फिलामेंट है यह टंगस्टन के तार का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन के तार का बना होता है, समझे? और क्या होता है कि यह फिलामेंट जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह भंगुर बन जाएगा और भंगुर बनकर टूट जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं फूल जाता है। और क्या हो जाता है? टूट जाता है। और बल्ब कहते हैं फ्यूज हो जाता है। और बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस इस कारण से भरते हैं ताकि वह जो फिलामेंट है वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। अब निष्क्रिय गैस में क्या क्या गैस भरते हैं? तो निष्क्रिय गैस में आर्गन 93% रहता है और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो 7% नाइट्रोजन भरा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन अगर संपर्क में आएगा टंगस्टन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको टंगस्टन को भंगुर बनाकर तोड़ देता है फिलामेंट को। इसी कारण क्या होता है कि फिलामेंट को बचाने के लिए हम इसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन। चलिए आगे है, आगे आपका केमिस्ट्री का सवाल है, रसायन शास्त्र का प्रश्न है आपका यहाँ से कि अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का सौंदर्य कैसे प्राप्त होता है? यानी जो अम्ल है, मान लीजिए कोई भी अम्ल है, तो अम्ल के विलयन को यदि हम तनु करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसके विलयन को तनु करने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। उसके विलयन को तनु करने पर क्या होता है? तोड़ने पर तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और यह आयनित क्या होता है? आयनित होकर ऊष्मा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अब देखिए इसका एक रासायनिक समीकरण है HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर आपका हो गया पानी होगा, ये आपका क्या है? तो ये आपका जल है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है आपका? यहाँ से अम्ल। अब देखिए ये अम्ल हो गया, ये आपका जल हो गया। अब देखिए यहाँ से मुक्त क्या होता है? देखिए यहाँ से जल ही मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? यहाँ से देखिए जल, तो H2O+ यानी जल, और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी गैस मुक्त हो रही है? तो क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। और उसके अलावा और क्या मुक्त हो रहा है? तो यहाँ से ऊष्मा मुक्त हो रहा है, यानी ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ये आपका समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इस समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? यानी समजातीय मतलब समान श्रेणी। देखिएगा समान श्रेणी क्या होता है कि जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसा होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, उसमें हम यदि दूसरा चीज को लगा देंगे, दोनों एक ही कैटेगरी का है, एक ही जाति का है, वही हुआ समजातीय श्रेणी है कि उसी को हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोनों एक ही जाति का रहेगा। जैसे मीथेन हो गया आपका, क्या हो गया? मीथेन। अब मीथेन बना किससे है? तो मीथेन बना है आपका मिथ से। किससे बना है? मिथ से। मिथ में हम
एक कर और 9 जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा मीथेन। उसी प्रकार इथेन बना है आपका इथ से, प्रोपेन बना है आपका प्रोप से, प्रोपेन किससे बना है प्रोप से। उसी प्रकार जो मेथेनॉल है ये भी आपका बना है मीथे से, ये भी आपका किससे बना है मिथ से। इथेनॉल भी आपका बना है इथ से, इथेनॉल किससे बना है इथ से। और प्रोपोनॉल भी किससे बना है तो प्रोप से बना है। देखिए इसका जो यहाँ पर देखिए एक ही समूह है कि नहीं, मिथ और क्या है मिथ, इथ और क्या है इथ, प्रोप और क्या है प्रोप। तो उसी प्रकार यहाँ पर अब देखिए इसमें हम लगाए हैं लास्ट से प्लस इन जुड़े हैं, और इसमें इसमें जोड़ेंगे हम क्या तो प्लस ऑल जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे ऑल। तो यही आपका हो जाएगा इधर से मिथेन इथेन प्रोपेन, यही आपका मिथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6 और प्रोपोन का क्या होगा C3H8 और मेथेनॉल CH3CH, इथेनॉल CH3CH2OH। इसी प्रकार आप आगे इसको बढ़ते जाइएगा तो 322O OH, फिर आपका आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3222OH, इस टाइप से होगा। तो मेथेनॉल इथेनॉल प्रोपोनॉल और फिर आगे आता है ब्यूटेन वाला। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और क्या होता है +2, इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका एल्कीन एल्काइन एल्केन ग्रुप का होता है ये सब। तो ये है आपका एल्केन ग्रुप का, किस ग्रुप का है तो एल्केन ग्रुप का है। और आपको यहाँ पर ये सब बताइए दिए कि किसका है आपका तो मिथेनॉल, इस टाइप से। इसमें आपका 10 गो होता है, जैसे इथेन इथ मिथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो इस टाइप से होता है आपका 10। तो ये सब जो होता है एक समजातीय श्रेणी यानी समान श्रेणी से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 8 नंबर प्रश्न, ये भी आपका केमिस्ट्री का है। यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, और आवर्त सारणी को किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के जो धात्विक है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है, उसका धात्विक गुण कैसे परिवर्तित होगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को उसके बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु संख्या है 1, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर है हाइड्रोजन और एक तत्व हम ले लिए क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 17। तो परमाणु संख्या के आधार पर ये जो आपका परमाणु संख्या है तो इसी के आधार पर तत्व को सजाया जाता है। जिसका कम रहेगा परमाणु संख्या उसको कम पहले रखा जाएगा, जिसका ज्यादा रहेगा उसको बाद में रखा जाता है। और यहाँ जो आपका है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है तो उसका धात्विक गुण घटता है। अब उसी प्रकार यदि हम बायां से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा घटेगा, और इसी में अगर हम उल्टा जाएंगे यानी क्या जाएंगे दायां से बायां तो धात्विक गुण क्या होगा बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका कि उभयधर्मी ऑक्साइड के कोई 2 उदाहरण दे और इसके अम्ल एवं क्षार के रासायनिक समीकरण लिखे। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है देख लेते हैं इसको। यहाँ पर है कि वह धातु ऑक्साइड जो क्षार के साथ अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है, यानी जो क्षारीय गुण के साथ साथ कैसा गुण प्रदर्शित करेगा तो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करेगा, और अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण। इसके बाद है इसी को हम क्या कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया जिंक हो गया, ये क्या है आपका तो उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्यूमिनियम और जिंक। देखिए यह ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो जल बनाता है, यानी पानी का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पर Al2O3 तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ से 6HCl अम्ल हो गया यहाँ से। तो देखिए ये किसका निर्माण कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, और यहाँ से क्या मुक्त हो रहा है तो जल मुक्त हो रहा है। देखिए ये हो गया आपका क्षार ऑक्साइड वाला। अब देखिए यहाँ से Al2O3 और 2NOH, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, देखिए ये आपका हो जाएगा अम्ल वाला, इसको हटाइए। ये आपका क्या हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अम्ल वाला, और ये आपका किसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्षार वाला। ये किसका हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका क्षार वाला पूरा। चलिए तो वही है यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका देखिए यहाँ से NaOH, और उसके बाद यहाँ से देखिए किसका निर्माण हो रहा है तो NaAlO2, और फिर देखिए यहाँ से क्या मुक्त हो रहा है तो जल मुक्त हो रहा है। यह आपका ऊपर अम्ल और नीचे क्या हो जाएगा आपका तो क्षार वाला रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे आपका 10 नंबर प्रश्न, ये भी आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। देखिए सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का संकेत देता है या रंग बदलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसका हम जांच कैसे करते हैं तो एक पीएच माध्यम होता है,
तो सूचक वही है आपका एक पीएच माध्यम, जिसका हम पीएच मान निकालते हैं कि इसका पीएच मान कितना है। और आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, मान लीजिए उसका 7 से ज्यादा है, यानी 7 से ज्यादा 8 9 10 11, 8 9 लास्ट कितना तक जाएगा, तो लास्ट 14 तक जाएगा। और इधर से मान लीजिए कोई चीज है, ये अगर पीछे आ रहा है तो मान लीजिए 6 है, या मान लीजिए 5 है, या मान लीजिए 5.5 है, 4.5 है, तो ये लास्ट आएगा आपका 0 तक। तो बीच में क्या होता है आपका, बीच में होता है उदासीन, बीच में क्या होता है उदासीन। और उदासीन के यानी अगर मान लीजिए कि 7 से आगे जाता है तो ये कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, तो ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। और इस 7 से अगर कम आता है तो यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका कि यही आपका जो पीएच मान होता है, यही आपका एक सूचक है। क्या है आपका एक सूचक होता है। जो अम्लीय गुण है या क्षारीय गुण है या उदासीन है, इसका रंग को क्या करता है, इसके रूप को प्रदर्शित करेगा। जैसे लिटमस हो गया आपका, जो एक लिटमस है ये आपका एक क्या है सूचक है। जैसे कि देखिए लिटमस को यदि हम अम्ल में से अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यह क्या होगा, तो लाल हो जाएगा। और मान लीजिए लिटमस को यदि क्षार के साथ प्रक्रिया करवाएंगे तो यह कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, तो नीला गुण प्रदर्शित करता है। और लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन एक कोशिकीय जीव होता है जिससे प्राप्त होता है आपका लिटमस प्राप्त होता है। चलिए अब आगे यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है जीव विज्ञान का। देखिएगा यहाँ से प्रश्न है आपका 5 और प्रश्न यहाँ से कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। यानी मस्तिष्क में होता है एक पिट्यूटरी ग्रंथि, मस्तिष्क का एक भाग होता है, उसको हम मास्टर ग्रंथि काहे कहते हैं। देखिएगा उसको हम मास्टर ग्रंथि, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर क्या है, सेला टर्सिका गुहा में बंद रहता है। यानी कि मान लीजिए कि मस्तिष्क के आधार तल पर नीचे वाले भाग पर क्या रहता है, तो एक आपका सेला टर्सिका नामक एक गुहा होता है, उसी में यह स्थित होता है। और लगभग सभी अंग पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, तो प्रभावित होता है। यानी कि शरीर में जो भी क्रियाएं होगा, मान लीजिए कि शरीर में भूख लगना, प्यास लगना, या मान लीजिए लड़ाई झगड़ा, कुछ भी चीज शरीर का कुछ भी चीज होगा, या मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको कहीं घूमने का मन है, या मान लीजिए कुछ भी चीज है, तो सब कुछ ना कुछ तरीका से क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से प्रभावित रहता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी सबका ही क्या करेगा, बिना इसके शरीर में कोई काम मतलब सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा। कम तो होगा लेकिन सब कम नहीं हो पाएगा शरीर का। इसी कारण क्या कहते हैं कि इस ग्रंथि से अनेक हार्मोन निकलता है, बहुत सारा हार्मोन से निकलता है। उसमें से 5 गो हार्मोन आपका यहाँ पर है, एडीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन और जीटी यानी वृद्धि हार्मोन है। आपका जो जीटीएच है ये एक वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, जो शरीर को वृद्धि करता है वो जीटीएच हार्मोन करता है। एक बार आपको हम क्या करेंगे, इसका सबका फुल फॉर्म हम लिखा देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इस सबका हम फुल फॉर्म लिखा देंगे। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश नाम सहित लिखा देंगे। आगे है आपका प्रश्न, देखिएगा यहाँ से 12 नंबर प्रश्न, बायोलॉजी का ही प्रश्न है। परागकण क्या है, यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ये जनरल चैप्टर से है, फूल वाला। इसमें है कि पराग कोश में स्थित पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो पराग कण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम देखते हैं यहां से, ये कैसे होगा आपका, जैसे मान लीजिए यहां से, जैसे मान लीजिए हम कोई फूल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कोई फूल बना लेते हैं। तो यहां से जो आपका देखिएगा, यहां से देखिएगा कैसे होता है, स्वपरागन, पर परागन या परागन। जैसे मान लीजिए कि फूल का यहाँ से जो वर्तिकाग्र वाला भाग है, लास्ट में होता है आपका, देखिए यहाँ से आपका होता है वर्तिकाग्र वाला भाग, बीचों बीच, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका, उसके बाद क्या होता है आपका अंडाशय। तो नीचे में होता है आपका अंडाशय वाला भाग, कोई भी फूल का नीचे में किसका भाग होता है, अंडाशय वाला भाग होता है। और उसके बाद जो आपका सबसे ऊपर में होता है वो होता है आपका वर्तिकाग्र वाला भाग। देखिए आपको बताए होंगे ऊपर पहले कि जो यहाँ पर क्या है आपका, कि मान लीजिए कि ये फूल है आपका एक और ये फूल है आपका क्या, 2। तो यहाँ से क्या होता है कि मान लीजिए इस फूल के पराग कोश से, किससे, इस फूल के पराग कोश से निकलता है आपका पराग कण। पराग कोश से क्या निकलता है, उसमें स्थित रहता है आपका पराग कण। तो ये जो पराग कण है यह क्या होता है कि मान लीजिए कि इसी फूल का पराग कण क्या होता है कि इसी फूल के वर्तिकाग्र पर, इसी फूल के किस पर, वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्वपरागन। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपरागन।
और मान लीजिए कि इस फूल का क्या है, आपका परागकण है और इस फूल के वर्तिकाग्र पर चल जाता है और इससे जो निषेचन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पर परागन। क्या कहते हैं, पर परागन। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या प्रश्न है, यहाँ से कि आपका वही तो है कि परागकोश में स्थित परागकण को, परागकण अगर किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। देख लेते हैं, अगर चित्र होगा तो चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। फूल वाला अगर चित्र होगा समझ लेते हैं। चलिए इतना है, इसको ले लेते हैं। चलिए इसको देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो आपको यहाँ से है, देखिएगा इसको कि जैसे मान लीजिए कि ये जो, जैसे मान लीजिए ये फूल है, ये इसका फूल है, तो आपका जो ये वाला जो भाग होता है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसी का पराग को से परागकण निकलकर इस फूल के वर्तिकाग्र पर चला गया और इससे जो एक फल का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो फल का निर्माण होगा इसी को कहेंगे स्वपरागन। या मान लीजिए कि एक ई पेड़ है और मान लीजिए एक यहाँ पर दूसरा पेड़ है, तो इसके माध्यम से अगर इसमें चला जाएगा, इसका जो परागकण है इसमें चला जाएगा वर्तिकाग्र पर, तो ये हो जाएगा आपका पर परागन हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लिए हैं, इसको हटा देते हैं। ये अलग कैटेगरी हो गया है। अच्छा चलिए बता देते हैं, इसे भी आपको समझा दिया इसमें। जैसे मान लीजिए स्वपरागन क्या होता है, क्या होता है आपका स्वपरागन। चलिए आपका हो गया है। स्वपरागन क्या होता है देख लेते हैं। जैसे देखिए आप कोई बोले कि किसी पुष्प का परागकण यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे कहते हैं स्वपरागन। और परपरागन किसको कहते हैं कि एक फूल का पुष्प है जो दूसरे पुष्प के क्या करता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं परपरागन। उम्मीद करते हैं आपको स्वपरागन और परपरागन समझ में आया होगा। इसको अगर डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो फिर वीडियो इस पर हम बना देंगे एगो। चलिए अभी इसको आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ से प्रश्न कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। 13 नंबर प्रश्न बायोलॉजी का ही है और इसको देखते हैं। यहाँ पर है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, संदेश वाहक का, यानी शरीर में संदेश को ले जाने ले आने का काम करता है। और यह शरीर की न्यूरॉन्स तथा तंत्रिका कोशिका तथा एक दूसरे कोशिकाओं के बीच संकेत को आगे बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक होगा तंत्रिका कोशिका एगो, तो ये जो तंत्रिका कोशिका किसी टाइप से मान लीजिए इसे जुड़ा है, तो दूसरा तंत्रिका कोशिका इधर से मान लीजिए इधर से यहाँ से जुड़ा रहेगा। तो ये जो दोनों आपस में जुड़ा रहेगा, फिर मान लीजिए इस टाइप से, फिर आगे तंत्रिका कोशिका इस टाइप से जुड़ा रहेगा आपका आगे। तो ये जो आपस में ऐसे 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 करके जो जुड़ा रहता है, तो इसी क्या करता है कि मान लीजिए कोई सूचना आएगा पहले इसमें, फिर इससे सूचना आएगा इसमें, फिर इससे सूचना इसमें और इससे सूचना इसमें, तो यही सूचना ऐसे होते होते मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो इसी को यह जो क्या है, यह एक रासायनिक संदेश वाहक है, उसके तरह कार्य करता है। जैसे हृदय की गति, नींद, भूख, मनोदशा, ये सब जो प्रभावित होता है, यानी मान लीजिए हमको नींद आ गया, भूख लग गया, तो ये सब सूचना जिसके माध्यम से पहुंचता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो एक तार टाइप से बिछा रहेगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि पूरे शरीर का जो भी क्रिया, जैसे मान लीजिए चोट लग गया, हृदय गति हो गया, नींद हो गया, भूख हो गया, ये सब पहुंचता है मस्तिष्क तक। चलिए आगे है फिर आपका यहाँ से 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, देखिए इसमें आपका कि यह अचानक होने वाली क्रिया है, यानी शरीर में मान लीजिए कोई क्रिया अचानक से हुई। जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, पीछे से कोई आपको ऐसे जोर से बोलेगा, तो क्रिया क्या हो गई, शरीर में अचानक हो गई। और यह क्रिया क्या होती है, यह क्रिया अचानक नहीं होती है। फिर आपका कि इसका जो नियंत्रण है यह मेरु रज्जु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो मेरु रज्जु, तो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो इसी के द्वारा आपका तार पूरा बिछा हुआ रहता है यहाँ पर मेरु रज्जु के पास दिमाग तक। तो इसके द्वारा क्या होता है, यह क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। और प्रतिवर्ती जो चाप है, यह क्रिया किसके द्वारा होती है, इसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का पता लगता है। यानी मान लीजिए कि यह क्रिया कैसे हुआ, एकाएक मान लीजिए कोई क्रिया हो गया आपके साथ,
को आया पीछे से आपको इसे धकेल दिया, आप खड़ा है, आप जैसे हचका जाते हैं, तो ये जो चकाने वाला जो क्रिया होता है, यह क्रिया क्या होता है, तो आपका प्रतिवर्ती चाप होता है। इसी प्रतिवर्ती चाप ही इस क्रिया का पता लगाएगा। फिर इसमें जो आपका उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया में, दर्द हो गया, पलक झपकना, छींकना, कांपना, लार आना, ये सब क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे मान लीजिए कोई दर्द हुआ, हम पलक को झपकाते हैं, पलक को झपकाने हमको कोई मेहनत लगता है, नहीं लगता है, छींक एकाएक चल आता है, हम कांपते ही एकाएक शरीर में ठंडक हुआ, हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं, लार मुंह में आ गया, मान लीजिए कोई खट्टा पदार्थ देखा, मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया, तो ये क्रिया ऑटोमेटिक अपने आप होता है और तुरंत क्रिया होती है। लेकिन यह जो हाथ कटना है, क्या हाथ तुरंत कट जाता है? करता है, समय लगता है। सुई चुभना, फिर गर्म वस्तु से क्या करना, स्पर्श हो जाना, ये सब प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत आता है। चलिए आपका लास्ट प्रश्न है 15 नंबर, उसके बाद बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कितना प्रश्न आता होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी जो पौधा है उसमें मान लीजिए कि गैस का आदान प्रदान करना है, इसमें होता है विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से। वही यहाँ पर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। पौधों का जो मूल रोम है, यानी जो जड़ है, क्या है आपका जड़ पौधों का, वो क्या करता है, मिट्टी के कणों के बीच फैला रहता है और क्या करता है कि इसी के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है। ये तो हो गया छोटा पौधा में कैसे होता है। लेकिन आपका जो यहाँ पर तो पौधा का गैसों का आदान प्रदान हो गया, इसमें एक पत्ती भी होता है और पत्ती के माध्यम से भी होता है, जैसे रंध्र जिसको हम कहते हैं रंध्र छिद्र, उसके माध्यम से भी होता है। और आपका जो दिल में है वो क्या करता है पेड़ पौधा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। उसी प्रकार जो आपका क्या है यहाँ पर, तो आपका जो रात जब हो जाता है तो पौधा क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। इसी कारण आपका क्या है कि रात में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ प्रश्न समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये सीरीज जरूर देखिएगा, ये 10 गो सीरीज हम चलाएंगे पूरे एग्जाम तक अभी से, और 10 सीरीज आप देख लीजिएगा तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और 10 गो प्रश्न तो समझते हैं 150 क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक वीक आप लोग देते रहिएगा।